Okay, so this is a continuation of the last class where we were discussing differentiation and application of derivatives. In this class, we are going to study about the derivatives of inverse functions, derivatives of inverse trigonometric functions, derivatives of parametric functions, and then we will start with integration. Towards the end, we will also see some differential equations and the Taylor series. So let us begin. Okay, so we have already seen what inverse functions are. If there is a function y is equal to f of x, then that means the inverse function of this is given by x is equal to f inverse of y. So if the derivative of the real function, the normal function is dy by dx, then the derivative of the inverse function will be given by dx by dy. Or this can be written as the reciprocal of the derivative of the normal function. But इसमें इतना आसान नहीं होता. You have to take care of the limits which you have to put. So in the normal derivative, you have to put the limit as x is equal to c, but in the inverse function derivative, you have to put the limit as y is equal to a. Okay, तो ये एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा. Okay, so let us say हमारे पास एक फंक्शन है f of x is equal to, or let's say we have the function y is equal to x cube minus 1. We have to find the derivative of the inverse function when y is equal to 7. तो पहले हम नॉर्मल फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे dy by dx. जब y 7 होगा, x की वैल्यू कितनी होगी 2. सो इसको हम निकालेंगे x is equal to 2 पर. दिस कम्स आउट टू बी 3x स्क्वायर और 12. तो अब इनवर्स ऑफ द डेरिवेटिव फंक्शन हो जाएगा dx by dy. अब इसमें भी हम y is equal to 7 नहीं लेंगे. सो अगर हम y is equal to 7 देंगे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा. जो लिमिट यहाँ पर ली थी वही लिमिट इनवर्स फंक्शन में भी लेंगे टू गेट द करेक्ट आंसर. So we will take the limit x is equal to 2 and the answer will be 1 over 3x square, which is 1 over 12. ओके, समझ आ गया इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाल लें. ओके, तो आप चेक भी कर सकते हो. अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 है, इसका मतलब इनवर्स फंक्शन विल बी इक्वल टू x प्लस 1 टू द पावर 1 by 3. तो अगर आप इसका x इज इक्वल टू 7 पर इनवर्स निकालोगे तो 1 by 12 आएगा. लेट अस कैलकुलेट. इसका डेरिवेटिव विल बी 1 by 3 टाइम्स x प्लस 1 टू द पावर नेगेटिव 2 by 3. तो जब x इज इक्वल टू 7 पुट करेंगे, वी विल गेट 1 by 3 टाइम्स 8 टू द पावर माइनस 2 by 3, विच इज इक्वल टू 1 by 12. तो ये एक शॉर्टकट टेक्निक है. आप रियल नॉर्मल फंक्शन का डेरिवेटिव लो और उसका रेसिप्रोकल ले लो, दैट विल बी द इनवर्स फंक्शंस डेरिवेटिव. ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं. Find the derivative of y is equal to x square plus 4 when y is equal to 29. तो पहले हम नॉर्मल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे. वो कितना आएगा 2x आएगा, राइट. और x की वैल्यू हम लेंगे x is equal to 5, बिकॉज जब y 29 है x की वैल्यू 5 है. तो इसका आंसर आएगा 10. तो अगर हम इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव मांगे तो द आंसर विल बी dx by dy at y is equal to 5. तो इसमें हम y is equal to 5 लिमिट लेंगे जो हमने नॉर्मल फंक्शन के लिए ली थी. 29 नहीं लेंगे. तो आंसर विल अगेन कम आउट टू बी 1 over 10. तो एक और क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ y is equal to 2x cube plus 5x plus 1 at y is equal to 8. अच्छा, एक चीज, हम इसमें जब डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स मांग रहे हैं तो हम y की वैल्यू क्यों दे रहे हैं, x की वैल्यू क्यों नहीं दे रहे. क्योंकि जब हम इन्वर्ट करेंगे फंक्शन को तो x इनपुट नहीं होगा, x आउटपुट होगा. इनपुट होगा y, और हम जब डेरिवेटिव निकालते हैं किसी वैल्यू पर तो इनपुट वाली वैल्यू पर निकालते हैं.
ओके, तो इसका आंसर बताओ कितना होगा. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ y. तो नॉर्मल फंक्शन y का डेरिवेटिव आ रहा है एट x इज इक्वल टू 1, 6x square plus 5 which is 11. So therefore the derivative of the inverse function will be dx by dy at x is equal to 1, not at x is equal to 8. So ये आएगा 1 by 11. ठीक है, Yes. ये समझ आ गया. अब हम आगे बढ़ते हैं. Yes. अब हम बढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स. तो जैसे हमने साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव डिस्कस किया था, उसी तरह हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डेरिवेटिव डिस्कस कर सकते हैं. तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स ये कितना होता है. सो let us see what the answer is. So derivative of sine inverse of x is 1 by square root of 1 minus u square और 1 minus x square. ये होता है साइन इनवर्स का डेरिवेटिव. इसका प्रूफ भी आप जो हमने ऊपर पढ़ा है उससे कर सकते हो. तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स. ठीक है, तो अगर हम इसको इन्वर्ट कर देंगे तो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव होगा 1 बाई कॉस एक्स. और अब cos x हमारा x है, तो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज हम साइन एक्स को x रिप्लेस कर देंगे. ओके, ये मेथड ज़रूरी नहीं है, बट आपको ये इनवर्स के फॉर्मूलेज याद करने हैं. ओके, तो अब हमें साइन का पता है, तो अब cos का तो इसी से निकल आएगा. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ x. साइन इनवर्स और cos इनवर्स का सम पाई बाय 2 होता है. तो अगर डेरिवेटिव लेंगे तो 1 माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं इसको. तो डेरिवेटिव लेंगे पाई बाय 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट, बाकी बचे हुए का डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट. अब इन दोनों फॉर्मूलेज में x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1. ये क्लियर है, क्योंकि साइन इनवर्स x की इनपुट हमेशा 1 से छोटी होती है. इसमें भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1. अब अगला देखते हैं हम tan और cot का. So the derivative of tan inverse of x with respect to x, this is given by 1 over 1 plus x square. इसमें x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसमें 1 से छोटा जरूरी नहीं है. एंड डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x कितना होगा. तो tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का सम पाई बाय 2 होता है. तो अगर हम cot इनवर्स x देख रहे हैं तो दैट इज आल्सो इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x. पाई बाय 2 का डेरिवेटिव इज 0, बचे हुए का डेरिवेटिव विल बी माइनस 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर. एंड लास्ट आता है हमारा sec और cosec. तो sec इनवर्स का डेरिवेटिव होगा, इसमें आता है 1 ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1. और सिमिलरली cosec इनवर्स में आ जाएगा नेगेटिव ऑफ दिस माइनस 1 डिवाइडेड बाय मॉड u टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 1. तो अगर हमें लेफ्ट वाले 3 याद है तो राइट वाले 3 ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे. नेगेटिव साइन लगाना है बस. ये u नहीं है, ये x है.
अब थर्ड वाले फॉर्मूले में हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 1 बिकॉज सेक इनवर्स में जो इनपुट आता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो पहले वाले में इनपुट हमेशा मॉड ऑफ इनपुट लेस देन 1 होना चाहिए, दूसरे वाले में कुछ भी हो सकता है, और थर्ड वाली रो में मॉड x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ओके, तो इसके प्रॉब्लम्स अब आसानी से हो जाएंगे, हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो चेन रूल लगा के हो जाएगा कुछ भी। जैसे अगर आपको साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है तो पहले आप साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का निकालेंगे 1/√1 - x⁴ और इसको 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हो। ओके, अब आता है एक पैरामीट्रिक फंक्शन। तो पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि x जो है हमारा t के टर्म्स में होता है और y भी हमारा t के टर्म्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल x ऑफ t इज 2t और y ऑफ t इज t² + 1। तो इसमें y और x को डायरेक्टली रिलेशन करने वाली इक्वेशन नहीं होती, बट एक पैरामीटर t से कनेक्टेड होता है, तो इसको बोलते हैं हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए वी विल यूज द फॉर्मूला दैट dy/dx इज इक्वल टू dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। तो ये कितना आएगा ऊपर वाले एग्जांपल में, dy/dt आएगा हमारा 2t और dx/dt आएगा हमारा 2। तो फाइनल आंसर विल बी t। तो dy/dx फॉर दिस इक्वेशन इज स्मॉल t। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। x ऑफ t इज इक्वल टू sin t and y of t is equal to cos t. Find the value of dy/dx. तो ऊपर हम लिखेंगे dy/dt, नीचे हम लिखेंगे dx/dt। dy/dt है हमारा नेगेटिव साइन t और नीचे वाला आएगा cos t, तो फाइनल आंसर विल बी नेगेटिव tan t। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर विच इज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रल्स आर आल्सो नोन एज द एंटी डेरिवेटिव्स। तो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव f प्राइम x है तब हम कह सकते हैं द इंटीग्रल ऑफ f प्राइम x विल बी इक्वल टू f ऑफ x। इसमें इनडेफिनिट इंटीग्रल है, लिमिट्स नहीं है, तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा। अगर डेफिनेट इंटीग्रल होगा, लिमिट्स होंगी, तो आंसर होगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a। So if we have integral of f prime of x dx from a to b, the answer will be f of b minus f of a। नीचे वाला है डेफिनेट इंटीग्रल, उसमें कांस्टेंट नहीं आता, ऊपर वाला इंडेफिनिट है, उसमें कांस्टेंट आता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इंटीग्रल्स के। तो व्हाट विल बी द इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हमने देखा था कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होगा tan इनवर्स x। ठीक है, और लिमिट आएगी प्लस और कांस्टेंट आएगा। सिमिलरली अगर हमें निकालना हो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल तो कितना आएगा। तो जो हमने डेरिवेटिव में फॉर्मूलेज लिखे थे उसको उल्टा कर देना, आंसर आ जाएगा इसमें। अच्छा, इस पे पावर रूल होता है x टू द पावर n dx दिस इज इक्वल टू x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो प्लस सी भी आएगा क्योंकि इनडेफिनिट है। अब इसमें एक कंडीशन होती है दैट n कैन नॉट बी इक्वल टू -1। जब मैं डेरिवेटिव पढ़ा रहा था मैंने कोई कंडीशन नहीं लिखी थी पावर रूल में, बट इसमें n शुड बी नॉट इक्वल टू -1। ऐसा क्यों होता है कि तो अगर n -1 है तो एक तो डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है और दूसरी बात इंटीग्रल ऑफ 1/x इज ln ऑफ x। ठीक है, तो इसमें पावर रूल, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल सब सेम है,
प्रोडक्ट रूल की जगह हम पढ़ेंगे एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सपोनेंशियल्स और लॉगरिथमिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स। तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x था, तो e टू द पावर x का इंटीग्रल होगा e टू द पावर x प्लस सी। ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1 बाय x था, तो 1 बाय x का इंटीग्रल होगा ln ऑफ x प्लस सी। What will be the integral of a to the power x dx? Power x अपॉन ln a। ओके, तो इंटीग्रेट करेंगे तो डिवीजन में आएगा, जब हम डेरिवेटिव कर रहे थे तो मल्टीप्लाई हो रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप a टू द पावर x का डेरिवेटिव लोगे तो एक ln a का टर्म प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा ताकि फाइनल डेरिवेटिव a टू द पावर x आए। तो ये समझ गए ना जो अभी मैंने बोला। तो सिमिलरली हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी लिख सकते हैं। व्हाट विल बी द इंटीग्रल ऑफ cos x dx? sin x plus c. The integral of sin of x dx, this will be negative cos of x plus c. बस उल्टा करे जा रहे हैं जो डेरिवेटिव में पढ़ा था। The integral of sec square x dx, this will be equal to, और integral of sec x tan x dx, ये कितना आएगा? और बाकी भी देख लेना, सिमिलर ही है। cosec x cot x का आएगा माइनस cosec x, और cosec स्क्वायर x का आएगा माइनस cot x प्लस सी। ओके, तो अब इसमें देखते हैं हम u सब्स्टिट्यूशन रूल। डेरिवेटिव्स में चेन रूल था, इसमें होता है u सब्स्टिट्यूशन रूल। तो सपोज हमारे पास इंटीग्रल है 2x प्लस 1 टू द पावर 5 dx। तो हमारा जो डिफरेंशियल है वो x में है और जो अंदर फैक्टर है वो 2x प्लस 1 में है। तो इसमें हम u सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेट u इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो इससे आ जाता है du by dx इज इक्वल टू 2। तो ये इंटीग्रल रिड्यूस हो जाता है u टू द पावर 5 du by 2, which is equal to u to the power 6 by 6। ओके, तो एक प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 3x प्लस 5 dx। तो u को लेंगे हम 3x प्लस 5 और फिर डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो आंसर इज cos ऑफ 3x प्लस 5 बाय 3 प्लस। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस तो आप कर लोगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है हमारा वो एकदम प्रोडक्ट रूल का उल्टा है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल में जब हमारे दो फैक्टर्स होते थे, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता था, हमें उसका डेरिवेटिव निकालना होता था। इसमें भी हमारे पास दो प्रोडक्ट्स का फंक्शन है और हमें उसका निकालना है इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं u ऑफ x और v ऑफ x, देन इंटीग्रल ऑफ u v dx इज इक्वल टू, हमेशा इंटीग्रल ये v वाले फंक्शन पे आएगा। तो ये हो जाएगा u टाइम्स इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ du by dx टाइम्स इंटीग्रल ऑफ v dx dx। हम देखते हैं जो v फंक्शन होता है उसको ऐसे सेलेक्ट करना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन आसान हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइन ऑफ x है, या अगर log ऑफ x है, या अगर 1 बाई एक्स है, तो हम इस वाले फंक्शन को v लेंगे और u वाला फंक्शन वो लेंगे जिसका डेरिवेटिव करना आसान हो। क्योंकि u में डेरिवेटिव है और v में इंटीग्रल है। तो एक एग्जांपल करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ x sin x dx। तो इसमें आप देखो, अगर x को आप v लोगे तो v का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, तो ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए x को हम v नहीं लेंगे, x को u लेंगे। साइन x का इंटीग्रल cos x है, नेगेटिव cos x है, तो ये काफी आसान है, इसको हम v ले लेंगे। तो आंसर विल बी x टाइम्स इंटीग्रल ऑफ v dx, विच इज नेगेटिव cos x
और माइनस du by dx is 1, इंटीग्रल ऑफ v dx is negative cos x dx। तो इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव x cos x प्लस साइन x प्लस c। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये जरूरी होता है कि आप फंक्शन को सही सिलेक्ट करो। अगर आपने वो कर लिया, बाकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर्ड साइन x dx। तो किसको u लेंगे, किसको v लेंगे? साइन x को v लेंगे, इसको u लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा, अभी मैं सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि आज बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, तो बस देखते जाओ आप, सॉल्व तो आप कर लोगे। तो u का फर्स्ट हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे। साइन x का इंटीग्रल कितना होगा? माइनस कॉस x, और फिर माइनस साइन, इंटीग्रल में x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा विच इज 2, और साइन x का इंटीग्रल आएगा विच इज माइनस कॉस x। तो ये माइनस माइनस बाहर आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। अब ये वाला हम फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके निकालेंगे। इसको u लेंगे x को, और cos x को v लेंगे। तो इसमें दो बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा और सारे तीन फैक्टर्स आएंगे, तीन टर्म्स, दैट विल बी द फाइनल आंसर। ओके, तो एक और प्रॉब्लम करते हैं, एक ln x वाला करते हैं। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ ln ऑफ x dx। इसमें किसको u लेंगे, किसको v लेंगे? अगर हमने ln को v ले लिया तो वापस सेम इंटीग्रल आ जाएगा, उससे कुछ फायदा नहीं है। तो 1 को v लेंगे और ln x को u लेंगे। तो हमारा फंक्शन हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा ln ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय x। सेकेंड टर्म आएगा इंटीग्रल ऑफ du by dx विच इज डेरिवेटिव ऑफ ln x विच इज 1 by x। और दूसरा टर्म आएगा इंटीग्रल ऑफ 1 विच इज x dx। So this will be x ln x minus x dx, sorry minus x plus c। ठीक है, ओके। अब बस बताते जाओ u क्या लेंगे और v क्या लेंगे। u क्या लेंगे और v क्या लेंगे। अगर ln x को आप v लेते हो तो आपका इंटीग्रल ऑफ ln x आ जाएगा, जो कि सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है। हमें आसान वाले को इंटीग्रेट करना है। अगर हमारा एक्स स्क्वायर साइन एक्स होता तो साइन एक्स को हम v ले लेते क्योंकि वो आसान है। पर अब एक्स स्क्वायर के साथ ln x है, तो रिलेटिवली आसान इंटीग्रेट करना एक्स स्क्वायर का है, तो एक्स स्क्वायर को v लेंगे। Okay? तो मैं बोल रहा था कि अगर x और साइन या cos साथ में होते हैं तो साइन और cos को v लेते हैं, लेकिन अगर x और ln x साथ में होते हैं तो एक्स स्क्वायर वाले को v लेते हैं। तो आप देखोगे रिलेटिवली कौन सा ज्यादा आसान है इंटीग्रेट करने का। तो ये हो जाएगा v, ये हो जाएगा u। दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू ln x टाइम्स x क्यूब बाय 3 माइनस फर्स्ट टर्म आएगा du by dx which is 1 by x times integral of v which is x cube by 3 dx। तो अब देखो ये राइट वाला टर्म कितना आसान हो गया। अगर आप ln x को v लेते तो ये वाला टर्म बहुत मुश्किल हो जाता। तो आंसर आएगा दिस माइनस एक्स क्यूब बाय 9। ओके, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें अब एक किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, e टू द पावर x cos x। तो इसमें किसको u लेंगे, किसको v लेंगे। okay? तो cos x को भी v ले सकते हैं, पर आप देखो कि e टू द पावर x को इंटीग्रेट करना कितना आसान है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक तरह से नहीं होगा, दोनों तरह से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों ही आसान है इंटीग्रेट करना। तो इसका आंसर एक बार निकालो, लेट्स सी कितना आंसर आता है।
तो इसमें 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। पहले इसका आएगा e टू द पावर x इंटीग्रल ऑफ cos x sin x, और नेक्स्ट टर्म आएगा इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x sin x dx। अब इसमें दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे, सो दिस विल कम आउट टू बी e टू द पावर x माइनस cos x और नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x, और इंटीग्रल ऑफ sin x इज नेगेटिव cos x dx। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे पूरे को, तो हमारा नेट आ जाएगा e टू द पावर x sin x प्लस e टू द पावर x cos x इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x cos x dx, जिससे इंटीग्रल आ जाएगा हमारा दिस फैक्टर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो आपसे हो रहा है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का मतलब ये होता है कि अगर इंटीग्रल हमारा इनफाइनाइट तक एग्जिस्ट कर रहा हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर f ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है और ये ग्राफ इन्फिनिटी तक जाता है। तो अगर आप सिर्फ देखोगे इसको तो आपको लगेगा क्योंकि ये ग्राफ इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये एरिया हमेशा इनफाइनाइट होना चाहिए, पर एरिया इसमें फाइनाइट आता है क्योंकि बाद में जो x बड़े बड़े हैं उसके लिए फंक्शन की वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन फाइनाइट होता है। ये उसी की तरह है, जब आप ज्योमेट्रिक सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स लिखते हो तो फाइनल सम फाइनाइट आता है। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हमें निकालना है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो इसके लिए हम एक लिमिट सेट करते हैं, लिमिट h गोज टू इन्फिनिटी, और लिमिट्स की जगह, इन्फिनिटी लिमिट की जगह हम h पुट कर देते हैं। दिस विल बिकम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू h। इसका इंटीग्रल कितना होता है अभी हमने पढ़ा, हो जाता है tan इनवर्स h माइनस tan इनवर्स 0, और लिमिट h गोज टू इन्फिनिटी। तो जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो tan इनवर्स h आ जाएगा हमारा π/2, और tan इनवर्स 0 आ जाएगा 0। Therefore this area is equal to π/2, which is a finite number। आप सीधा भी इसको h की जगह इन्फिनिटी लेके कर सकते थे, पर वो प्रॉपर तरीका नहीं होता क्योंकि इंटीग्रल की लिमिट हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। वाला एरिया π/2 है और इसमें इनफाइनाइट तक फंक्शन जा रहा है। सिमिलरली लेफ्ट वाला एरिया भी π/2 आएगा, तो टोटल एरिया अंडर द कर्व पाई आएगा। ओके, ये वाला चीज समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रल की एरिया अंडर द कर्व वाली डेफिनेशन। तो अगर हमारे पास इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स है फ्रॉम ए टू बी, तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, अगर हम ये फंक्शन प्लॉट करें x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक, तो ये इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू होती है एरिया अंडर दिस कर्व। ओके, सो दिस एरिया will be the value of the definite integral. So definite integral of a function are also the area under the curve of the same function between x is equal to a and x is equal to b. तो इसको हम एक रीमान सम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो मान लो हमारा f of x from x is equal to a to x is equal to b n पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो लेट्स से फंक्शन कुछ ऐसा है, x इज इक्वल टू ए पर ये वैल्यू है, x इज इक्वल टू बी पर इतनी वैल्यू। तो हम a और b के बीच में n इंटरसेक्शंस डाल देंगे, x1 x2 टिल xn माइनस 1। तो अब अगर हमें एरिया निकालना है अंडर द कर्व, तो इसको हम एक रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देंगे। रेक्टेंगल्स की विड्थ यूनिफॉर्म होनी चाहिए।
तो अगर हम इन सब रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एरिया अंडर द कर्व विच विल बी द इंटीग्रल। तो इस केस में आप देख सकते हो जो हमारा रेक्टेंगल है उसका लेफ्ट एज फंक्शन की ग्राफ पे लाई कर रहा है। हर एक रेक्टेंगल का लेफ्ट एज फंक्शन पर है और राइट एज फंक्शन पर नहीं है। ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए था ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट रीमान सम। सो लेफ्ट रीमान सम कितना होगा इन सब रेक्टेंगल्स के एरिया का एडिशन। तो ये लेफ्ट रीमान सम या तो ज्यादा आता है या कम आता है। बट अगर हम n को इन्फिनिटी लिमिट पे देखें तो रेक्टेंगल्स की विड्थ बहुत छोटी छोटी हो जाएगी। तो अगर हम इसे इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स में ब्रेक करें तो ये एग्जैक्ट आता है। अभी बस दिखाने के लिए हमने फाइनाइट रेक्टेंगल्स में ब्रेक करा है तो इसलिए कम या ज्यादा आएगा। तो let's say this value is x of this value is y of 0, y of a, y of 1, y of 2, y of 3 और y of 4, y of 5 और लास्ट वाला आएगा y of n। तो ये y की वैल्यूज रेक्टेंगल की हाइट है और रेक्टेंगल की थिकनेस होगी b माइनस ए डिवाइडेड बाय n, क्योंकि हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में किया है। तो रेक्टेंगल का एरिया सारे रेक्टेंगल्स का एरिया आएगा समेशन ऑफ वाई एन और आई एन की जगह आई लेते हैं वाई आई प्लस वाई आई प्लस 1। एक सेकेंड। तो पहले रेक्टेंगल के लिए हम करेंगे वाई ए इंटू बी माइनस ए बाई एन। तो इसमें हम लिखेंगे द एरिया इज वाई आई टाइम्स द विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगल विच इज बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन एंड दिस आई विल गो फ्रॉम 0 टू n। ये होगा हमारा एरिया अंडर द कर्व। इसको भी बोलते हैं लेफ्ट रीमान सम। अब हम क्या करते हैं इस लेफ्ट रीमान सम में लिमिट डाल देते हैं। सो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी। अब जब ये लिमिट हम ऐड करेंगे तो हर एक रेक्टेंगल की विड्थ बहुत पतली हो जाएगी, तब ये एरिया एग्जैक्ट आएगा एंड दिस एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। तो हम कहते हैं कि अगर n गोज टू इन्फिनिटी है लेफ्ट रीमान सम बिकम्स इक्वल टू द इंटीग्रल विच इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व। सिमिलरली हम लेफ्ट रीमान की सम की जगह राइट रीमान सम भी ले सकते थे। वो कैसे लेते? हम सेम डायग्राम बनाते फ्रॉम x इज इक्वल टू a टिल xn और x इज इक्वल टू b। x इज इक्वल टू a से b को हम n इंटरसेक्शंस में डिवाइड करते। अब जो हमारा फंक्शन था उस पे हम लेफ्ट एज की हाइट की जगह राइट एज की हाइट कंसिडर करते। सो फॉर एग्जांपल पहला वाला रेक्टेंगल इतनी हाइट का होगा। पिछले वाले केस में अगर हम देखें तो पहला वाला रेक्टेंगल जो लेफ्ट वाला पॉइंट था उसकी हाइट के इक्वल था। इस वाले में हमारा पहला वाला रेक्टेंगल जो राइट में फंक्शन की वैल्यू है उसके इक्वल होगा। तो ऐसे ही हर पॉइंट पर हम राइट वाले एज पर रेक्टेंगल्स ड्रॉ करते जाएंगे। इसको बोलते हैं हम राइट रीमान सम। तो राइट रीमान सम इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम i इज इक्वल टू 0 टू n। अब यहाँ पे हमारा x यहाँ पे हमारा आएगा फंक्शन y n प्लस 1 या y i प्लस 1। पिछले वाले में हम y i ले रहे थे तो उससे पहले वाले का फंक्शन की वैल्यू ले रहे थे। अब हम लिखेंगे y i प्लस 1 बिकॉज राइट वाले x कोऑर्डिनेट की कॉरेस्पॉन्डिंग हम फंक्शन की वैल्यू ले रहे हैं। सो y i प्लस 1 टाइम्स b माइनस a बाई n। तो अगेन इसमें हम लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी डाल देंगे तो हमारा एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। तो अब रीमान थ्योरम सेज दैट रीमान थ्योरम क्या कहती है दैट नॉर्मली लेफ्ट रीमान सम विल नॉट बी इक्वल टू द राइट रीमान सम। सो लेफ्ट रीमान सम is not equal to the right Riemann sum in usual conditions when we have a finite number of divisions. But अगर n goes to infinity है
That means we are breaking the entire area into infinite blocks. Then Riemann theorem says the left Riemann sum is the same as the right Riemann sum, and that is equal to the area under the curve, which is equal to the integral of f of x dx from a to b. ठीक है, इतना समझ आ गया? आप इसको ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो कि जब ये थिकनेस बहुत छोटी छोटी होगी तो लेफ्ट वाला ले रहे हो हाइट या राइट वाला ले रहे हो, फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों पास पास ही होंगे, तो तब वो इक्वल आ जाएंगे। अब एक मिड पॉइंट रीमान सम भी होता है, तो उसमें हम जो हाइट है वो मिड पॉइंट वाली फंक्शन की लेते हैं, तो ये वाली हाइट लेते हैं हर जगह, तो उसको बोलेंगे मिड पॉइंट रीमान सम। तो मिड पॉइंट रीमान सम भी अगर n गोज टू इन्फिनिटी है तो राइट रीमान सम और लेफ्ट रीमान सम के इक्वल आता है। y i+1 इसलिए करें क्योंकि अगर हम 0th रेक्टेंगल लेंगे तो x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग y हाइट लेंगे, विच इज y1। तो पहले रेक्टेंगल का हाइट आएगा y1 टाइम्स b माइनस a बाई n, दूसरे का आएगा y2 टाइम्स b माइनस n। पर लेफ्ट रीमान सम में हम कर रहे थे y0 टाइम्स b माइनस a बाई n प्लस y1 टाइम्स b माइनस a बाई n प्लस y2 टाइम्स b माइनस a बाई n। तो यहाँ पर yi था और राइट रीमान सम में yi+1 होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा रीमान सम। इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो अगर आपको फंक्शन की वैल्यूज दे रखी है। ये ज़्यादा पूछते नहीं है तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर हमें x डिफरेंट x कोऑर्डिनेट्स पर डिफरेंट y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दे रखी है, लेट्स से x इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5, इस पर y की वैल्यू है 4 9 16 25 और 36। तो हमें इसका लेफ्ट रीमान सम और राइट रीमान सम निकालना है। तो फंक्शन प्लॉट करेंगे, x को 1 2 3 से 5 तक डिवाइड करेंगे, 1 पर वैल्यू 4 है और ये ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है। स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये पैराबोलिक लाइन है। तो जब हम लेफ्ट रीमान सम निकालेंगे, लेफ्ट रीमान सम विल बी इक्वल टू दिस रेक्टेंगल प्लस दिस रेक्टेंगल प्लस दिस रेक्टेंगल प्लस दिस रेक्टेंगल। ओके, तो ये फर्स्ट वाला रेक्टेंगल का एरिया होगा 4 इंटू 1। तो ये वाला एरिया होगा 4, क्योंकि 4 इसकी हाइट है फर्स्ट वाले x की और 1 इसकी विड्थ है, तो टोटल एरिया होगा 4 इंटू 1। सेकेंड वाले रेक्टेंगल का एरिया होगा 9 इंटू 1, तो 9 16 और 25। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट रीमान सम जो है वो थोड़ा सा कम है एरिया अंडर द कर्व के। सो लेफ्ट रीमान सम की वैल्यू आएगी 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 54। अब राइट रीमान सम निकालो, कितना आता है? तो राइट रीमान सम जब निकालेंगे पहला वाला रेक्टेंगल यहां से लेंगे, दूसरा वाला रेक्टेंगल यहां से लेंगे, तीसरा वाला रेक्टेंगल यहां से लेंगे और लास्ट वाला रेक्टेंगल यहां से लेंगे, क्योंकि हम राइट वाला पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं एज द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। तो राइट रीमान सम कितना आएगा? पहले रेक्टेंगल का एरिया कितना है? ये हाइट है 9 और ये विड्थ है 1, तो 9 इंटू 1, ये वाला एरिया होगा 9, नेक्स्ट वाला एरिया होगा 16 25 और 36। तो राइट रीमान सम आ जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36। इसमें नेक्स्ट वाला लेते हैं हम रेक्टेंगल, तो ये वाली वैल्यू आएगी 52 61 70 86। ठीक है, तो क्योंकि हमने फाइनाइट नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल में ब्रेक करें इसलिए लेफ्ट रीमान सम एरिया अंडर द कर्व से छोटा है, राइट रीमान सम एरिया अंडर द कर्व से बड़ा है। और जब हम इसे इनफाइनाइट ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे दोनों इक्वल आएंगे। What is the area under the curve from x is equal to 1 to x is equal to 5? f of x is x plus 1 whole square। आप वैल्यू से देख सकते हो, 1 पर है 2 स्क्वायर, 2 पर है 3 स्क्वायर, 3 पर है 4 स्क्वायर एंड सो ऑन।
तो आपको फंक्शन पता है, तो एरिया अंडर द कर्व विल बी इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 1 to 5। कितना आएगा ये वैल्यू? आती है 208/3 विच इज बिटवीन द लेफ्ट रीमन सम एंड राइट रीमन सम। 54 इज लेस देन 69.6 और 86 इज ग्रेटर देन 69.6। आप फिगर से ग्राफ से देख भी सकते हो। ठीक है, तो इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग तब लेफ्ट रीमन सम छोटा होता है एरिया से, राइट रीमन सम बड़ा होता है एरिया से। एंड इफ द फंक्शन इज डिक्रीजिंग तब उल्टा हो जाता है। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो लेफ्ट रीमन सम बड़ा होता है। वो इसलिए क्योंकि अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो लेफ्ट वाली वैल्यूज बड़ी होंगी। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में लेफ्ट रीमन सम is greater than the area under the curve is greater than the right Riemann sum for a decreasing function. Okay. अब हम देखते हैं एरिया की अंडर कर्व की डेफिनेशन। तो अगर हमारा फंक्शन है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम ए टू बी। तो अगर हमारा ऐसे कोई फंक्शन है एंड हमें x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी के बीच का एरिया निकालना है, देन वी कैन यूज दिस इंटीग्रल। सॉरी। ओके, तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। मान लो हमारे पास ये कर्व है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ इसका नया ग्राफ बनाता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व है फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 1 टू एक्स इज इक्वल टू 4। अब हमने क्या किया, इस वाली कर्व को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया, घुमा दिया। तो ये पूरा एक 3D शेप बनेगा फलक्रम की तरह। तो वी आर रोटेटिंग दिस अबाउट द एक्स एक्सिस ऐसे। तो इसमें एक सॉलिड बनेगा इस टाइप का। ठीक है, तो मतलब ये पूरा 3D में विजुअलाइज करो, 2D में तो बस ऐसे ही दिखा सकते हैं। तो 3D में ये इस टाइप का कोई सॉलिड बनेगा। ठीक है, जिसका सर्कुलर बेस होगा। तो अगर ये वाला इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इस वॉल्यूम का, इस सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? करते हैं, इसको हम बोलते हैं सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, क्योंकि ये एक कर्व को रोटेट करके बनाया हुआ है। तो इसमें हम एक x वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से ये x है। अब x और x प्लस डी एक्स के बीच में हम एक सिलेंडर ढूंढ लेते हैं, ये है x प्लस डी एक्स। तो इसके बीच में जो सिलेंडर होगा उसकी हम वॉल्यूम निकाल देते हैं। ये सिलेंडर की थिकनेस होगी या हाइट होगी dx, और ये सिलेंडर का रेडियस होगा f of x which is x square. This distance is x square. तो ये जो हमारा इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम बनेगा, जो सिलेंडर होगा,
उसका वॉल्यूम होगा पाई टाइम्स एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कर दिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे थिकनेस से, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब ये एक सिलेंडर का रेडियस, एक सिलेंडर का वॉल्यूम है, ऐसे ही हर एक छोटे छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम लेके ऐड कर देंगे। तो इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 4 विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। पाई आर स्क्वायर है, ये dx एक सिलेंडर की हाइट है, और ये पूरा एक छोटे से इन्फिनिटेसिमल सिलेंडर का वॉल्यूम है। ऐसे ही हम इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे कर्व का वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, तो लेट्स से वी हैव अ कर्व pi is equal to x cube, from x is equal to 2 to x is equal to 8. Find the volume of solid of revolution formed when this area is rotated above the x-axis. इस सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लें। देखते हैं। तो इसमें एक इन्फिनिटेसिमल अगर हम सिलेंडर लेंगे x डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा x यहाँ पर, dx x प्लस डी एक्स यहाँ पर। तो इस इन्फिनिटेसिमल सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई टाइम्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर टाइम्स डी एक्स। अब ये एक सिलेंडर का वॉल्यूम है, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 2 to 8 तो हमारा टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 8 ऑफ पाई एक्स 6 dx, which is okay, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन ऐसे निकालेंगे। अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास एक कर्व ऐसे है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और दूसरा कर्व है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 5, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इस इंक्लूडेड एरिया का वैल्यू कितना होगा? बस इंटीग्रल बता दो, फाइनल आंसर की जरूरत नहीं। सो इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 1 to 5। तो area between two curves is given by the difference of the functions integral। अब इस रीजन को हमने x इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करा दिया, तो हमारा सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन कुछ ऐसा आएगा। और यहाँ पर एक सर्कुलर आर्क बनेगी। तो इस सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा? इस केस में हम क्या करेंगे, पहले बड़े वाले सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर छोटे वाले का निकालेंगे और सबट्रैक्ट कर देंगे। तो बड़े वाले का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ पाई एक्स 6 dx फ्रॉम 1 to 5, और छोटे वाले का हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ पाई एक्स टू द पावर 4 dx फ्रॉम 1 to 5। ये होगा हमारा वॉल्यूम। ठीक है, ओके।
तो सबसे सिंपलेस्ट वे में देखना होता है कैसे हम उसको कर सकते हैं। ओके, और सिमिलर क्वेश्चन कई बार आते हैं कि ये एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा होता है। तो इसमें अगर ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन है, तो आप इसको x इज इक्वल टू वाई टू द पावर 1/3 कर लोगे, और सेम चीज आप अलोंग द y इंटीग्रेट करोगे। तो उस केस में कुछ ऐसा फिगर आएगा। ये नीचे वाला भी उस तरफ जाएगा, ऊपर वाला भी उस तरफ। सेम चीज करनी है, बस आपको अलोंग द y इंटीग्रेट करना है। तो अभी हमने एक एप्लीकेशन देख ली थी इंटीग्रेशन की, विच वाज वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। अब हम थोड़ी और एप्लीकेशंस देखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द लेंथ ऑफ अ कर्व। सो सपोज आपको कोई फंक्शन f ऑफ x दिया हुआ है, लाइक दिस। So this is f of x from x is equal to a to x is equal to b, एंड आपका ऑब्जेक्टिव है इस लेंथ को फाइंड करना। यू हैव टू फाइंड दिस लेंथ ऑफ द कर्व फ्रॉम a टू b। तो इसको कैसे करेंगे? इसके लिए हम एक छोटी सी लेंथ ले लेंगे, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल लेंथ ऑन द कर्व, और उसको a से b तक इंटीग्रेट कर देंगे। सो लेट अस से between x and x plus dx we are taking a infinitesimal length which is given by this length. अगर हम इस लेंथ को निकाल देते हैं तो हम इंटीग्रेट करके टोटल लेंथ को निकाल लेंगे। तो अब हम इस लेंथ को थोड़ा मैग्नीफाई करते हैं। इस लेंथ का एक कंपोनेंट x के अलोंग है और दूसरा कंपोनेंट y के अलोंग है। सो लेट्स से दिस लेंथ इज dl, देन द x डिस्टेंस इज dx एंड द y डिस्टेंस इज dy। तो हम कह सकते हैं dl स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो इससे आ जाते हैं जो स्मॉल लेंथ d है दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। अब हम इस लेंथ को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू b, तो हमारी टोटल लेंथ आ जाएगी। ये तो एक्सप्रेशन विल बी टोटल लेंथ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dl which is the integral of square root of dx square plus dy square। अब हमें dx का फैक्टर बाहर लाना है जिससे हम इंटीग्रेट पर कर पाए a से b तक। सो वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस बाय dx स्क्वायर। सो ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx स्क्वायर बाय dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर बाय dx स्क्वायर, और क्योंकि हमने डिवाइड करा dx से तो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो अब हमारा dx वाला टर्म बाहर आ गया। नाउ वी कैन इंटीग्रेट फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b टू गेट द टोटल लेंथ। ओके, तो टोटल लेंथ विल बी गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर टाइम्स dx फ्रॉम a टू b। ठीक है, इसका डेरिवेशन क्लियर है? तो अगर हमारे पास कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये कुछ ऐसे होगा। लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कर्व फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 5। So length will be equal to integral of square root of 1 plus dy by dx square। dy by dx square है 3x square का whole square dx from 1 to 5। Okay? This will be your final answer. Let's say we have a curve। Okay, ये वाला कर्व लेते हैं y is equal to e to the power x। Calculate the length of the curve from x is equal to 0 to x is equal to 5। So this length will come out to be integral from 0 to 5 square root of 1 plus e to the power x whole square dx। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व फ्रॉम फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व y is equal to x to the power 3/2 from x is equal to 0 to x is equal to 4।
ओके, तो देखते हैं. So length of the curve will be given by L is equal to integral of square root of 1 plus dy by dx square. So dy by dx is 3 by 2 x to the power 1 by 2. तो जब स्क्वायर करेंगे we will get 9 by 4 x dx from 0 to 4. अब इसमें u सब्स्टिट्यूशन करेंगे. लेट u be equal to 1 plus 9 by 4 x. तो du by dx or du will come out to be 9 by 4 dx. So this integral reduces to L is equal to integral square root of u dx की जगह आ जाएगा 4/9 du. और लिमिट्स अब चेंज हो जाएंगी. जब x 0 था u 1 था, जब x 4 था u 10 था. सो लिमिट हो जाएगी 1 to 10. So this length will be 4/9 times 2 by 3 times 10 to the power 3 by 2 minus 1, which is 8 by 27, 10 to the power 3 by 2 minus 1. अब कुछ केसेस में हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह x इज इक्वल टू एफ ऑफ y दिया होता है, और y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 4 तक लेंथ निकालनी होती है. तो उस केस में जब हमने dl को लिखा था स्क्वायर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, तो अब हम dx स्क्वायर से डिवाइड नहीं करते क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना है y के अलोंग. सो अब हम dy से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं. तो अब हो जाएगा dy स्क्वायर बाई dy स्क्वायर टाइम्स dy. तो in case the function is given as x is equal to f of y, then the length of the curve will be given by this value. सेम चीज करनी है बस y के along. ओके, सो लेट अस फाइंड. ओके, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम a to b square root of 1 plus dx by dy whole square dy. This will be the length of the curve. Okay, so example देखते हैं. Find the length of the curve of x is equal to sine y from y is equal to 0 to y is equal to pi by 2. आपको बस इंटीग्रल लिखना है, फाइनल आंसर नहीं निकालना. राइट, सो इसमें हम y के अलोंग इंटीग्रेट करेंगे. सो दिस विल बी फ्रॉम 0 to pi by 2 square root of 1 plus dx by dy. dx by dy is cos y, so cos square y dy. This will be the length of the curve. तो अगर y लिमिट्स दे रखी हैं तो हम dx by dy यूज करेंगे. अगर x लिमिट दे रखी है तो हम dy by dx यूज करेंगे. ओके, अब कुछ केसेस में हमें ना तो y में दिया होता है रिलेशन, ना x में दिया होता है, बट रिलेशन दिया होता है पैरामीट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में. तो पैरामीट्रिक फंक्शंस हमने पढ़े थे जिसमें x और y दोनों t के रिस्पेक्ट में डिफाइंड होते हैं. फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू f ऑफ t एंड y इज इक्वल टू g ऑफ t. तो इस केस में हम लेंथ ऑफ कर्व कैसे निकालेंगे? तो इस केस में हम dl को लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर. अब हम किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? तो अब हम dt से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. तो dt स्क्वायर और यहाँ भी dt स्क्वायर आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई dt. अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम t इज इक्वल टू t इनिशियल टू t इज इक्वल टू t फाइनल. ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए
Let us find the length of the curve defined by x is equal to sin t, y is equal to cos t, from t is equal to 0 to t is equal to pi. L will be the integral of square root of dx by dt square plus dy by dt square dt from 0 to pi. तो पहला वाला होगा हमारा cos स्क्वायर टी, दूसरा वाला होगा sin स्क्वायर टी, दोनों प्लस होंगे बिकॉज स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ 1 dt बिकॉज cos स्क्वायर टी प्लस sin स्क्वायर टी इज 1। तो आंसर आएगा पाई। ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये वाला पैरामीट्रिक कर्व x इज इक्वल टू साइन टी और y इज इक्वल टू कॉस टी। तो ये कर्व सर्कल का इक्वेशन है वेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इस पैरामीट्रिक इक्वेशन को प्लॉट करें और हमें 0 से पाई तक लेंथ ऑफ कर्व पूछ रहा है, तो इसका मतलब 0 यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ पूछ रहे हैं विद अ सर्कल ऑफ रेडियस 1। तो ए लेंथ होगी पाई आर विच इज इक्वल टू पाई। ओके, तो हमने लेंथ ऑफ कर्व के 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज देखे। पहला फॉर्मूला, अगर हमें x के टर्म्स में फंक्शन दिया हो तब द लेंथ ऑफ द कर्व इज 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। अगर हमें y के टर्म्स में दिया हो तो लेंथ ऑफ द कर्व इज इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई स्क्वायर डी वाई। और अगर हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हो तो लेंथ ऑफ द कर्व इज गिवन बाय इंटीग्रल फ्रॉम a to b square root of dx by dt square plus dy by dt square dt। ओके, तो ये वाला टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है पार्शियल फ्रैक्शंस। तो पार्शियल फ्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्शियल फ्रैक्शंस की वजह से कुछ कुछ इंटीग्रेशंस बड़े आसान हो जाते हैं करने। सो फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक पार्शियल फ्रैक्शन है 1 ओवर x plus 1 times x plus 2. This can be written as 1 over x plus 1 minus 1 over x plus 2। तो हमने एक नॉर्मल रैशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर दिया। तो अगर हमसे पूछते इंटीग्रेट 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx, तो ये ना तो यू सब्स्टिट्यूशन से होता ना किसी और मेथड से होता जो हमने पढ़ा है। ओके, तो दिस वाज इम्पॉसिबल टू सॉल्व। बट अगर हम इसे पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर दे देन इट बिकम्स अ वेरी इजी इंटीग्रल टू सॉल्व। सो ये होगा इसका इंटीग्रल। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने से हमारा इंटीग्रल काफ़ी इजी हो जाता है। इसका इंटीग्रल होगा ln ऑफ मॉड x प्लस 1 माइनस ln ऑफ मॉड x प्लस 2। और प्रॉपर्टीज यूज करके दिस कैन बी रिटन एज ln ऑफ मॉड x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो मान लो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन है a अपॉन x माइनस a x माइनस b। तो ऊपर हमारा सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, नीचे हमारे 2 लीनियर फैक्टर्स हैं। तो इसको हम पहले लिखेंगे b1 डिवाइडेड बाई x माइनस a प्लस b2 डिवाइडेड बाई x माइनस b। तो हमें बस अब b1 और b2 फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे,
using a is equal to b1 times x minus b plus b2 times x minus a. तो लेफ्ट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट 0 है, तो x का कोएफिशिएंट 0 विल बी इक्वल टू b1 प्लस b2, और लीनियर कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल ए है, तो लीनियर कोएफिशिएंट विल बी इक्वल टू माइनस बी b1 माइनस ए b2. तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आ गए, हम b1 और b2 निकाल सकते हैं. ओके, और अगर हमारे x माइनस सी होता, तीन फैक्टर्स होते नीचे, तो कुछ नहीं करना, बस एक b3 अपॉन एक्स माइनस सी ऐड कर दो, और फिर हमारे तीन इक्वेशन आएंगे और तीन वेरिएबल आएंगे. तीन इक्वेशन आएंगे, एक कांस्टेंट टर्म का, एक लीनियर टर्म का और एक क्वाड्रेटिक टर्म का. ओके, तो लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स. फाइंड द इंटीग्रल ऑफ. ओके, पहले थोड़ा आसान क्वेश्चन देते हैं. ओके, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 8x plus 1 divided by x minus 1 times x plus 2 dx. तो इसको हम पहले पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करेंगे. 8x plus 1 upon x minus 1 times x plus 2, this will be equal to a divided by x minus 1 plus b divided by x plus 2. तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगी x माइनस 1 टाइम्स एक्स प्लस 2, और न्यूमरेटर आ जाएगा a टाइम्स x प्लस 2 प्लस b टाइम्स x माइनस 1. अब लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर इज 8x प्लस 1, तो x का कोएफिशिएंट 8 को हम राइट हैंड साइड वाले x के कोएफिशिएंट से कंपेयर करेंगे, और कांस्टेंट टर्म 1 को हम कांस्टेंट कोएफिशिएंट से कंपेयर करेंगे. तो बताओ a और b कितना आ रहा है. तो ये इंटीग्रल कितना हो जाएगा, वो 3/x माइनस 1 को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, विच विल कम आउट टू बी 3 x माइनस 1. और नेक्स्ट वाला टर्म कितना आएगा. तो जब भी 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं तो ln के बाद मॉड आता है, ये ध्यान में रखना, बिकॉज हमने पढ़ा है कि log इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x. ओके, सो एडवांस में क्या होता है, हमारा इंटीग्रल हो जाता है x माइनस ए टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी. सो तो दूसरा फैक्टर है वो लीनियर नहीं होता, वो क्वाड्रेटिक हो जाता है इस केस में. इसमें हम क्या करते हैं, पहला इक्वेशन तो p बाय एक्स माइनस ए आएगा, पर जो दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, ऊपर हम सिर्फ एक कांस्टेंट क्यू नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर हम लीनियर टर्म लिखेंगे क्यू एक्स प्लस आर. अब सॉल्व करेंगे इसको, तो इसमें तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल आएंगे, और फिर इंटीग्रेट करने के लिए ये वाला इंटीग्रल लॉन हो जाएगा, ये वाले इंटीग्रल के लिए हम चेन रूल यू सब्स्टिट्यूशन लगा लेंगे. ओके ओके, तो लेट अस इवैल्यूएट द इंटीग्रल ऑफ x प्लस 18 divided by 3x plus 5 times x plus 4.
Okay, तो a will come out to be 7 and b will come out to be -2. इसमें हम x प्लस 18 को इक्वेट कर देंगे a टाइम्स x प्लस 4 प्लस b टाइम्स 3x प्लस 5 की, और फिर x वाले कोएफिशिएंट से एक इक्वेशन आएगी और कांस्टेंट इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन आएगी, और फिर इंटीग्रेट कर देंगे. ओके, सो कुछ कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं जिसमें डिनोमिनेटर में एक परफेक्ट स्क्वायर होता है. सो फॉर एग्जांपल डिनोमिनेटर में x माइनस 1 का स्क्वायर है, तो इस केस में पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? इस केस में पहले हम x प्लस एक्स माइनस 1 का टर्म लिखेंगे, तो a अपॉन एक्स माइनस 1, और फिर हम एक दूसरा टर्म लिखेंगे b अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर का. अब इसमें जो सेकंड वाला है फैक्टर वो क्वाड्रेटिक है, पर फिर भी हम बी एक्स प्लस सी नहीं लिखेंगे, क्योंकि इवन दो इट इज अ क्वाड्रेटिक बट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सो परफेक्ट स्क्वायर वाले केसेस में हम सिंगल कांस्टेंट से भी काम चला सकते हैं. बट अगर ये क्वाड्रेटिक कुछ और होता, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 होता, तो हमें न्यूमरेटर में एक लीनियर टर्म लिखना होता. okay, तो अब हम फाइंड करेंगे a और b कैसे. सो 2x प्लस 4, दिस विल बी इक्वल टू a times x minus 1 plus b. So 2 is equal to a and 4 is equal to minus a plus b. तो इससे आता है a is equal to 2 and b is equal to 6. तो हमारा जो इंटीग्रैंड था that becomes integral of 2 divided by x minus 1 plus 6 divided by x minus 1 whole square dx. अब सेकेंड वाले को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? करेक्ट, सो u सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x माइनस 1 को u ले लेंगे, तो ये इंटीग्रल बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2 बाई यू प्लस 6 बाई यू स्क्वायर डी यू. अब इसमें पावर रूल लगा के आंसर आ जाएगा 2 ln ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ u प्लस 6 u टू द पावर -1 अपॉन -1. सो -6 अपॉन x minus 1. This will be your final answer. And then you put a constant of integration plus c. ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया. अब एक चीज आपको देखनी है कि जो हमारे पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हैं वो यू सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकते हैं. तो जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा x प्लस 18 अपॉन 3x प्लस 5 टाइम्स x प्लस 4, तो इसको हम यू सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे. कैसे? क्योंकि जो डिनोमिनेटर है दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 20. तो अगर हम इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लें दैट इज 6x प्लस 19, तो हम न्यूमरेटर को 6x प्लस 19 के टर्म्स में अरेंज कर सकते हैं, पर वो काफ़ी लंबा हो जाएगा. तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तब हम पार्शियल फ्रैक्शन ही यूज़ करेंगे, इवन दो हम यूज सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं. हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. पार्शियल फ्रैक्शन इज ओवर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स. ओके, सो जैसे हमारे लीनियर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स एंड वाई, वैसे ही हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर एंड थीटा. आर इज द रेडियल डिस्टेंस, थीटा इज द एंगल मेड बाय द एक्स एक्सिस एंड द पॉइंट कनेक्टिंग द ओरिजिन एंड द डिजायर्ड वैल्यू. सो अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट है ए एक्स कॉमा वाई, तो एक्स एंड वाई इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं एंड आर एंड थीटा इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं. तो ए को हम आर कॉमा थीटा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, और इन दोनों को कन्वर्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे में. सो आर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू वाई अपॉन एक्स. तो अगर हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है तो दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हम निकाल सकते हैं. ओके, तो अब आता है व्हाट इज द एरिया इन पोलर कोऑर्डिनेट्स. तो हमें एक कर्व दे रखी है r इज इक्वल टू एफ थीटा. दिस इज द कर्व r इज इक्वल टू एफ थीटा.
ओके, तो ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट में इक्वेशन है। तो फॉर एवरी थीटा there will be some value of r associated to it which will be given by this equation. अब हमें इस पूरे का एरिया निकालना है। तो इसके एरिया निकालने के लिए हम पहले डी थीटा टर्म लेंगे, थीटा के ऊपर डी थीटा वाला रीजन लेंगे और इस इन्फिनिटेसिमल का एरिया निकालेंगे और फिर थीटा को 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो इस इन्फिनिटेसिमल का एरिया होगा area of the infinitesimal dA will be given by तो इसमें पहले हम हाइट लेंगे, बेस लेंगे, बेस इज जस्ट r और हाइट विल बी r sin थीटा और r d थीटा। तो अगर मैं इसको जूम इन करूं, इसका एरिया विल बी गिवन बाय दिस बेस मल्टीप्लाइड बाय ऑल्टीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय हाफ, ये हो जाएगा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अब ये वाला जो ऑल्टीट्यूड है दैट इज r टाइम्स d थीटा बिकॉज थीटा इज नथिंग बट एंगल ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। सो आर्क हमें निकालना है और रेडियस इज गिवन टू बी r, देयरफॉर आर्क विल बी इक्वल टू r d थीटा एंड दिस r d थीटा इज द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल। तो हमारा एरिया dA हो जाएगा r टाइम्स r d थीटा डिवाइडेड बाय 2, सो हाफ बेस इनटू हाइट। तो अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई, तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा। तो एक एग्जांपल करते हैं। पहले तो आपको ये याद करना है एरिया इन पोलर कोऑर्डिनेट्स इज गिवन बाय इंटीग्रल फ्रॉम a टू b 1/2 r स्क्वायर d थीटा। तो a टू b इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर हमें पूरा सर्कल का इंटीग्रेशन नहीं करना, सिर्फ थीटा इज इक्वल टू a से थीटा इज इक्वल टू b तक का करना है, तो लिमिट्स हम सिर्फ a और b डालेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। इसका एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है इसका, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व r is equal to 4 plus 4 sin theta from theta is equal to 0 to theta is equal to 2 pi। तो पहले हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। जब थीटा 0 है, r की वैल्यू 4 है, तो एक पॉइंट हो जाएगा हमारा 4,0। जब थीटा माइनस 180 डिग्री है तो r हमारा -4 है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा -4,0। और जब थीटा 90 डिग्रीज है तो r साइन थीटा हमारा 1 है, तो एक तीसरा पॉइंट हो जाएगा 0,8। और जब थीटा 0 है, थीटा 360 डिग्री है, तो साइन थीटा इज -1, तो एक और पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,0। अब हर थीटा के लिए हम इसे प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। पर आपको ये ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देना है टू फाइंड द एरिया। सो एरिया विल बी गिवन बाय इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 pi 1/2 r square d theta, so 4 plus 4 sin theta whole square d theta। इतना समझ आ गया? ओके, अब इसमें एक साइन थीटा का इंटीग्रल आएगा और एक साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल आएगा। तो साइन थीटा का इंटीग्रल तो सिंपली माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, आप निकाल लोगे। ये वाला इंटीग्रल निकालने के लिए यू विल यूज द फॉर्मूला दैट cos of 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta। तो दिस इंटीग्रल विल बिकम 1 minus cos 2 theta by 2 d theta। अब आप 1/2 का और cos 2 थीटा का इंटीग्रल निकाल सकते हो। तो साइन स्क्वायर वाले इंटीग्रल्स डायरेक्टली नहीं निकलते, उसमें डबल एंगल फॉर्मूला निकाल के उसको लीनियर बनाना होता है, फिर उसका इंटीग्रल निकलता है। ओके, तो आपको कोई भी फंक्शन दिया होगा r इज इक्वल टू एफ थीटा, तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो। एरिया विल बी गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ हाफ एफ ऑफ थीटा होल स्क्वायर डी थीटा from theta is equal to a to theta is equal to b।
अगर हमारे पास इक्वेशन है r इज इक्वल टू 5, ये कौन सी शेप की इक्वेशन है? तो इसमें r is independent of theta. You have to prove that the area of a circle is pi r square. को हम करेंगे एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 pi half r square d theta. This will come out to be pi times 5 square. Okay. तो अब हम देखते हैं स्लोप ऑफ अ कर्व विच इज इन पोलर कोऑर्डिनेट्स. तो हमने देखा था अगर कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो किसी भी पॉइंट पर उसका स्लोप होता था dy बाई डी एक्स. अगर यही सेम कर्व हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में दिया हुआ है, तो वी आर गिवन सम पोलर इक्वेशन और किसी r कॉमा थीटा पर हमको इस लाइन का स्लोप निकालना है, टेंजेंट लाइन का. तो स्लोप कैसे निकालेंगे? पहले तो हम देखेंगे स्लोप इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स. अब हमें y और x को r एंड थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करना है. तो अगर x है हमारा कोऑर्डिनेट, तो x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा. और हमें एक इस कर्व की इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन या पोलर इक्वेशन दे रखी होगी r इज इक्वल टू एफ थीटा. तो हमारा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा एफ ऑफ थीटा टाइम्स कोसाइन थीटा और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा एफ ऑफ थीटा टाइम्स साइन थीटा. इतना समझ आ गया? तो स्लोप हमारा dy बाई डी एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा. जो dy बाई डी थीटा होगा वो इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव होगा, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्योंकि दोनों टर्म्स थीटा के डिपेंडेंट है. और dx बाई थीटा इस क्वांटिटी का स्लोप होगा, तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. ठीक है, तो एक एग्जांपल करते हैं. लेट्स से हमारा कर्व दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? and the slope will be given by dy by d theta, dy by dx. तो इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में हम रिड्यूस करके लिख देंगे डी आर साइन थीटा बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी आर कॉस थीटा बाई डी थीटा. तो ये हमारा हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस 4 साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, और डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा 2 प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा. और अब हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे 2 प्लस 4 साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टाइम्स 4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 साइन थीटा टाइम्स माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टाइम्स 4 कॉस थीटा. तो न्यूमरेटर हमारा कितना आ जाएगा? अगर हम न्यूमरेटर पे प्रोडक्ट रूल लगाएं 2 प्लस 4 साइन थीटा
टाइम्स cos थीटा प्लस sin थीटा टाइम्स 4 cos थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 प्लस 4 sin थीटा टाइम्स माइनस साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा टाइम्स cos थीटा, सो cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा स्लोप एट पॉइंट r कॉमा थीटा। ठीक है, तो अगर थीटा 0 होगा और r हमारा, अगर थीटा 0 है तो r कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 पर स्लोप कितना होगा 2 प्लस 0 टाइम्स 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 4 विच इज 1/2। तो दिस इज द स्लोप फॉर थीटा इज इक्वल टू 0। ऐसे ही किसी थीटा पर आप स्लोप निकाल सकते हो। तो हमने देखा है पोलर कोऑर्डिनेट में स्लोप इज गिवन बाय डी एफ ऑफ थीटा टाइम्स कॉस साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एफ ऑफ थीटा टाइम्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डी थीटा वेयर r is equal to f theta। ओके, और एरिया अंडर द कर्व इन पोलर कोऑर्डिनेट्स इज गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ 1/2 r square d theta from theta a to theta b। तो ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स टॉपिक खत्म हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, विच आर डिफरेंशियल इक्वेशंस। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? नॉर्मल इक्वेशन में तो आपको y और x का रिलेशन दिया होता है, जैसे ये हो गई हमारी नॉर्मल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको एक डेरिवेटिव साथ में दिया होता है और उसका इक्वेशन दिया होता है। फॉर एग्जांपल dy by dx is equal to 4x by y। This is a differential equation which relates the derivative of a function to some other function। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, बट अभी के लिए हम दो ही तरीके करेंगे। पहला तरीका है आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कर दो। तो सपोज हमें एक इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है दैट y ऑफ 0 इज इक्वल टू 5। तो अगर x 0 है तो y 5 है, ये हमें दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले इसको हम सेपरेट कर देंगे। तो वी गेट y dy इज इक्वल टू 4x dx। अब दोनों साइड को हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो वी विल गेट y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 4x का इंटीग्रल होगा 2x स्क्वायर प्लस c। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा इनिशियल कंडीशन से आ जाएगा। तो इसमें c की वैल्यू कितनी होगी? तो x 0 है, y 5 है, तो c की वैल्यू होगी हमारी 5 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 स्क्वायर प्लस c। देयरफॉर c इज इक्वल टू 25/2। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, इसका सोल्यूशन आएगा y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 25/2। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, तो एक और डिफरेंशियल इक्वेशन प्रैक्टिस करते हैं। सपोज इट इज गिवन दैट dy by dx is equal to 3x square y and initial condition is y of 0 is equal to 2। Then solve this differential equation।
ओके, पहले हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं. सो वी गेट dy by y इज इक्वल टू 3x² dx. अब दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे. लेफ्ट हैंड साइड आएगा ln ऑफ मॉड y इज इक्वल टू x³ प्लस c. तो इसका मतलब y इज इक्वल टू e की पावर x³ प्लस c. तो अगर हमारे पास एक लॉगरिथमिक इक्वेशन है ln ऑफ x इज इक्वल टू a, इसका मतलब क्या होता है, e टू द पावर a इज इक्वल टू x. ये दोनों इक्वेशन का सेम मीनिंग होता है. ठीक है, तो ln ऑफ y इज इक्वल टू x³ प्लस c. इसका मतलब y इज इक्वल टू e टू द पावर x³ प्लस c. अब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, e टू द पावर x³ टाइम्स e टू द पावर c. अब c को एक कांस्टेंट मान लेते हैं, तो d टाइम्स e की पावर x³. ये आ गया हमारा सोल्यूशन. अब d के वैल्यू इनिशियल कंडीशन से फाइंड करेंगे. इनिशियल कंडीशन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2. तो इसका मतलब अगर x 0 है तो y 2 है, विच मीन्स 2 इज इक्वल टू d टाइम्स e की पावर 0. इसका मतलब d इज इक्वल टू 2. तो हमारा सोल्यूशन आ गया y इज इक्वल टू 2 e की पावर x³. अब इसका डेरिवेटिव लोगे और इस इक्वेशन में पुट करोगे, यू विल गेट द सेम इक्वेशन. पहले आप सेपरेट करो वेरिएबल्स, इंटीग्रेट करो, इनिशियल कंडीशन से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालो और सब्स्टिट्यूट कर दो. इक्वेशंस में एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकालना होता है. सो इक्वेशन इस टाइप से होती है, dy by dx प्लस e ऑफ x टाइम्स y इज इक्वल टू c. अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो हमें पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर से. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें याद कर लो, इट इज गिवन बाय e की पावर इंटीग्रल ऑफ p ऑफ x dx. तो इस फैक्टर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा. एग्जांपल देखते हैं. तो इसमें आप देख सकते हो कि हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स नहीं यूज कर सकते. y और x को अलग अलग साइड पर नहीं ले जा सकते, तो इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फेल हो जाता है, इसलिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. लेट अस से द इक्वेशन इज dy by dx प्लस xy इज इक्वल टू 5. तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e की पावर इंटीग्रल ऑफ x dx विच इज इक्वल टू e टू द पावर x² by 2. ठीक है, तो पूरी इक्वेशन को हम इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे. वी विल गेट e टू द पावर x² by 2 टाइम्स dy by dx प्लस x e टू द पावर x² by 2 y इज इक्वल टू 5 e टू द पावर x² by 2. अब फर्स्ट टू टर्म्स को देखो, ये है पहला फंक्शन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन. ये है पहले फंक्शन का डेरिवेटिव टाइम्स द सेकेंड फंक्शन. तो ये प्रोडक्ट रूल का कॉम्पोजिशन बना रहे हैं. फर्स्ट फंक्शन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टाइम्स द सेकेंड फंक्शन. समझ आ गया? इसको हम लिख देंगे डेरिवेटिव ऑफ y टाइम्स e टू द पावर x² by 2 with respect to dx. प्रोडक्ट रूल यूज करके this will be equal to 5 e to the power x² by 2. तो अब हम सेपरेट कर सकते हैं वेरिएबल्स. सो वी विल राइट dy e to the power x² by 2 is equal to 5 e to the power x² by 2 dx. अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा y e to the power x² by 2 is equal to ये वाला इंटीग्रल जो भी आएगा, लेट अस से I1 आता है प्लस c. तो द सोल्यूशन विल बी y is equal to I1 times e to the power minus x² by 2 plus c e to the power minus x² by 2. ओके, तो लास्ट टॉपिक है आज का टेलर सीरीज. टेलर सीरीज एक्सपेंशन. तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f of x,
और हमें इसको अप्रोक्सीमेट करना है x इज इक्वल टू a के आसपास। तो x इज इक्वल टू a पॉइंट हमारा ये हो गया। अब हमें इसके आसपास इसको अप्रोक्सीमेट करना है। तो इसके आसपास हम कह सकते हैं ये वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है a प्लस एच, और ये वाले कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट है a माइनस एच। तो इसके आसपास वाली वैल्यूज हम एक सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, विच इज द टेलर सीरीज। सो टेलर सीरीज का फॉर्मूला होता है एफ ऑफ, एक सेकेंड मैं वेरीफाई कर लेता हूं कि सही लिखा है या नहीं। yes so the value of f of x near x is equal to a, this is given by f of x is equal to f of a, ये हो गया हमारा पहला टर्म विच इज अ कांस्टेंट, प्लस द डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस a डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। अब इसमें और भी टर्म्स आएंगे, प्लस f डबल डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अगर हमें किसी भी पॉइंट पर सारे डेरिवेटिव्स पता है, कांस्टेंट, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, तो हम उसके आसपास वाली रीजन में फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं यूजिंग दिस एक्सपेंशन। तो इसको हम एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में, कंडेंस्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी nth डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। n इज इक्वल टू 0 के लिए ये सिर्फ f ऑफ a रहेगा, n इज इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट सेकेंड टर्म आ जाएगा। ऐसे ही कोई भी टर्म हम इस जनरल एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन। और अगर हम एक्सपेंशन निकाल रहे हैं x इज इक्वल टू 0 के अबाउट, यानी कि इफ a इज इक्वल टू 0, तो हमारा एक्सपेंशन बन जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f प्राइम ऑफ 0 टाइम्स x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस f डबल प्राइम 0 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल टाइम्स x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये है टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट x इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं कंडेंस्ड फॉर्म में f of x is equal to summation of n is equal to 0 to infinity fn of 0 upon n factorial times x to the power n। तो इसको, इस सीरीज को एक स्पेशल नेम से बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द मैक्लॉरिन सीरीज। सो टेलर एक्सपेंशन अबाउट x is equal to 0 is called a Maclaurin series, and this is called a Taylor series. तो एक एग्जांपल लेते हैं। Let us write the Taylor series of f of x is equal to sin x about x is equal to 0। तो हम लिखेंगे f of x is equal to f of 0 plus first derivative at 0 by 1 factorial times x, और सेकेंड टर्म आएगा द सेकेंड डेरिवेटिव एट 0 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल टाइम्स x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो f of 0 is nothing but 0 because sin of 0 is 0। नेक्स्ट टर्म आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है cos of x एंड cos of 0 is 1, सो नेक्स्ट टर्म आएगा 1 टाइम्स x डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। थर्ड टर्म आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव होता है sin x का माइनस sin x, sin x से cos x, फिर cos x से माइनस sin x, तो माइनस sin x एट 0 इज अगेन 0, सो थर्ड टर्म विल बी 0। फोर्थ टर्म आएगा थर्ड डेरिवेटिव एट 0, थर्ड डेरिवेटिव कितना हो जाता है माइनस cos x, माइनस cos x इज माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल टाइम्स x क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारा समझ आ गया। तो साइन ऑफ x का एक्सपेंशन आता है x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 by 5 factorial, so on।
This is expansion of sine of x about x is equal to 0. सिमिलरली cos ऑफ x का एक्सपेंशन इसी तरीके से आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ln ऑफ 1 प्लस x का एक्सपेंशन आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस x टू द पावर 4 बाय 4 प्लस डॉट डॉट. तो इसमें फैक्टोरियल नहीं आता. तो ये टेलर सीरीज हमारी कई बार लिमिट्स निकालने में भी काम आती है. तो मान लो हमें निकालनी है लिमिट x गोज टू 0 ऑफ साइन x अपॉन x. तो हम साइन x का एक्सपेंशन लिखेंगे और उसको x से डिवाइड कर देंगे. तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाय 4 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. सारे टर्म 0 हो जाएंगे एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. सो दिस लिमिट विल बी 1. Let us say we have to find the limit of ln of 1 plus x as x goes to 0. तो ये कितनी आएगी? तो देखते हैं ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन ऊपर दिया हुआ है. तो जब इसको x से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 1 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 4 एंड सो ऑन. और अगर x नियर 0 है तो ये लिमिट आ जाएगा 1. अब इसको आप लॉपिताल से भी कर सकते थे बिकॉज ये 0 बाय 0 फॉर्म में है. तो लॉपिताल से न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लोगे 1 बाय 1 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1, x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो लिमिट आएगी 1. तो ऐसे ही आप किसी भी फंक्शन f ऑफ x की टेलर सीरीज निकाल सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला f ऑफ x इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0 टू n f n x, और यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा f n ऑफ a टाइम्स x माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल. दिस इज नोन एज द टेलर सीरीज. ओके, तो इसके साथ हमारा कैलकुलस टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन अभी भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. तो एक बार सारी चीज़ें समझ लेना, उसके बाद किसी भी बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना. हो जाने चाहिए सारे क्वेश्चन.